नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं श्वेता दासरी, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आप सभी छात्रों का 5वीं की कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, मैं आपसे परिचित हूँ ही और आप सब भी मेरे से परिचित है, क्योंकि चौथी कक्षा में मैंने ही आपको हिंदी सिखाया है, इसलिए मैं आपको पूर्ण तरह से परिचित हूँ। लेकिन फिर भी एक बार मैं अपना परिचय दे देती हूँ कि मेरा नाम श्वेता दासरी है। मैं 5वीं कक्षा को हिंदी यह विषय पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चों, हमारी शिक्षा में ये जो बाधा उत्पन्न हुई है उसको दूर करने के लिए हमने यह प्रयास किया है, जिसे आपको और मुझे दोनों को मिल के सफल करना है। यानी कि बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते पढ़ने के लिए, इसलिए अभी स्कूल बच्चों के घर आ रहा है। तो इस माध्यम से हम स्कूल में जिस प्रकार पढ़ते हैं उसी प्रकार अब हम घर में बैठ के पढ़ेंगे, जिससे आपकी शिक्षा पे जो नुकसान हो रहा है वह नहीं होगा। तो पहले हम थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि अब तक हमने हिंदी विषय में चौथी कक्षा तक क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि बहुत दिनों से आप सभी घर पे हैं, तो जाहिर है कि किसी ने भी पढ़ाई नहीं की होगी छुट्टियों में। इसलिए आप सभी के ज्ञान को थोड़ा सा ताज़ा करने के लिए मैं पुनरावृत्ति करती हूँ थोड़ी सी। हाँ, तो सब छात्र इधर ध्यान दीजिए कि चौथी कक्षा तक अब तक हमने हिंदी विषय में क्या क्या पढ़ा है। तो अब तक हमने शुरुआत, तो आप सभी ने अब तक, पहले मैं शुरुआत से करती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत शुरुआत करती हूँ कि पहले हमने अब तक वर्णमाला से मैं शुरुआत करती हूँ कि वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन देखे। स्वर में हमने अ से आहा तक के स्वर देखे। उसके बाद व्यंजन में हमने क से ज्ञ तक के व्यंजन पढ़े, और उसके बाद हमने सीखा बाराखड़ी। तो बाराखड़ी क्या है? तो हम स्वर और व्यंजन मिला के शब्द तैयार करने के लिए, शब्दों का उच्चार करने के लिए जो चीज़ आनी आवश्यक है उसे कहते हैं बाराखड़ी। यानी जिस प्रकार क में अ मिलाएंगे तो वह क होगा, उसके बाद क में आ मिलाएंगे, यानी क क्या है? व्यंजन। आ क्या है? स्वर। तो क में आ मिलाएंगे तो क्या होगा? का। उसी प्रकार क में ई मिलाएंगे तो होगा की। उसी प्रकार क में ऊ मिलाएंगे तो होगा कु। इसी प्रकार हमने पूरी बाराखड़ी भी पढ़ी है, जिसकी सहायता से हमने शब्दों का उच्चार सीखा है, शब्द बनाने सीखे हैं, और उन शब्दों का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाए हैं। तो इस प्रकार अब तक हमने हिंदी में स्वर, व्यंजन, बाराखड़ी सीखा है, जिसकी सहायता से हमने बहुत सारे हिंदी विषय के 2 भाग हैं। एक है साहित्य और दूसरा है व्याकरण। तो चौथी कक्षा में भी हमने यही सीखा है। साहित्य में हमने बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ सुनी हैं, जिसमें से कुछ थोड़ी हंसी मजाक वाली थी और कुछ हमें थोड़ा जागतिक ज्ञान देने वाली भी थी, यानी कि हमें व्यवहार ज्ञान जिन कहानियों से प्राप्त हुआ है। तो उस प्रकार हमने साहित्य में ढेर सारी रोमांचक कहानियाँ पढ़ी है, कविताएं सीखी है। कविताओं में भी हमने विभिन्न प्रकार देखे हैं। कुछ कविताएं करुणापूर्ण थी, कुछ कविताएं देशभक्ति पर थी, और कुछ कविताएं हमें हौसला दिलाने वाली थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी आपको व्याकरण भाग की पुनरावृत्ति करती हूँ। तो व्याकरण भाग में हमने अब तक यह सीखा है कि संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, उसके बाद क्रिया, और इन सभी में उनके जो प्रकार या जो उनके प्रकार हैं वह हमने पूरी तरह से आत्मसात किए हैं।
अभी इन सब के आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी का ज्ञान प्राप्त करते हुए अभी हमने 5वीं कक्षा में प्रवेश किया है। तो अभी हम ज़रा अपनी 5वीं कक्षा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हमारी 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। हमारी 5वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम। इसमें हमें साहित्य और व्याकरण दोनों से परिचित होना है। तो चलिए छात्रों, हम अपने पाठ्यक्रम की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला पाठ। हमारे पहले पाठ का नाम है, आप सभी को दिख रहा होगा, पहले पाठ का नाम है राख की रस्सी। तो आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। प्रथम मैं पूरा पाठ पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि आज हमारी पहली कक्षा है, इसलिए मैं आपसे पहले पूरे पाठ का परिचय कराऊँगी। हाँ, पाठ का थोड़ा सारांश बताऊँगी और मैं पूरा पाठ पढ़ूँगी। उसके बाद मैं पाठ का थोड़ा थोड़ा पाठ्यांश आपको समझाऊँगी। आप सभी को ध्यानपूर्वक पाठ्य पुस्तक में ध्यान देना है और उसी के साथ मेरी तरफ भी ध्यान देना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो छात्रों, पाठ्य पुस्तक खोलिए और अपना पहला पाठ राख की रस्सी ध्यान से पढ़िए। आपको भी घर पे बैठ के मेरे साथ पढ़ना है। मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ, आपको मेरे पीछे दोहराना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनक-वसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान दीजिए और मेरे पीछे आप भी पाठ पढ़िए। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। आगे का पाठ्यांश देखिए। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों को, आगे देखते हैं। लड़की ने भेड़ों को देखकर बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर
कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो इस तरह से मैंने पूरा पाठ का पठन अब किया है। मैं आशा रखती हूँ कि आपने भी मेरे पीछे दोहराया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस पाठ का स्पष्टीकरण हम देखते हैं। अभी मैं थोड़ा पाठ्यांश आपको समझाऊंगी। पहला पाठ्यांश हम देखते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग-वसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो छात्रों, आइए इस पाठ्यांश का स्पष्टीकरण अब देखते हैं। तो ध्यान से सुनिए। इस पाठ में एक राजा के मंत्री की कहानी हमें बताई गई है। यहाँ पे देखिए,
लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग वसेनगापो के मंत्री थे, यानी कि तिब्बत शहर के राजा का नाम था सौनग वसेनगापो और उनके मंत्री का नाम था लोनपोगार। तिब्बत ये जो शहर है वह हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में बसा हुआ है और वहाँ के जो राजा हैं सौनग वसेनगापो, उनके राजपाट में लोनपोगार नाम के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी यानी चतुराई और हाजिर जवाबी यानी तुरंत हर चीज़ का जवाब दे देना उसी समय, और वो भी सही, उसे हाजिर जवाबी कहते हैं। और चालाकी यानी कि चतुराई यानी कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी भी समस्या का चतुराई से हल निकालना। और हाजिर जवाबी यानी कि यदि किसी ने हमसे कुछ पूछा या किसी सवाल का जवाब मांगा तो तुरंत एक ही क्षण में उसका जवाब सही देना, उसे कहते हैं हाजिर जवाबी। तो ये जो थे लोनपोगार, ये बहुत ही चालाक थे और हाजिर जवाब थे। उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। दूर दूर के राज्यों में उनकी प्रसिद्धि थी, वह प्रसिद्ध थे, उनको अपनी चतुराई और होशियारी के लिए जाना जाता था। तो ये जो लोनपोगार थे वह इतने चतुर और चालाक होने के बाद भी एक समस्या से जूझ रहे थे, यानी कि एक समस्या उन्हें बहुत ही खाए जा रही थी, और वह समस्या थी उनका बेटा। क्योंकि बच्चे हमेशा ही अपने माँ बाप की चिंता का कारण होते हैं। अभी देखिए, अभी की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए आपके माता पिता को भी आपकी चिंता है। क्यों? क्योंकि पाठशाला शुरू नहीं हो रहे, कोरोना की वजह से हमें स्कूल हम नहीं जा सकते या हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। हम 2-2.5 महीने से, अभी लगभग 3 महीने पूरे होते हैं कि हम घर में ही हैं, जिससे आपकी शिक्षा में बहुत बाधा उत्पन्न हो रही है। उसी तरह आपकी शिक्षा के लिए आपके माता पिता बहुत चिंतित हैं। उन्हें भी ये चिंता खाई जा रही है कि आपकी शिक्षा की ये बाधा किस प्रकार दूर होगी, या किस प्रकार आप पढ़ पाएंगे या शिक्षा ले पाएंगे। ये उनकी चिंता का विषय है। हालांकि इसके ऊपर हमने ये अभी सुझाव निकाला है, लेकिन इससे पहले आपको लेके आपके माता पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे। तो उसी प्रकार लोनपोगार भी अपने बेटे को लेकर इतनी चिंताग्रस्त थे कि उन्हें ना दिन का सुकून था, ना दिन का चैन था, ना रात की सुकून की नींद उन्हें मिल रही थी। वह इसी प्रकार चिंता में डूबे हुए थे। तो इसके लिए वह क्या करते हैं, अपने बेटे से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और उसकी बुद्धि का अनुमान लगाते हैं कि वह इतना सीधा साधा क्यों है, या फिर वह उनके जैसा होशियार, हाजिर जवाबी, चालाक क्यों नहीं है। क्योंकि माता पिता के गुण बच्चों में अवश्य आते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा विरोधाभास था। यानी कि लोनपोगार और उनका बेटा दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। अभी मैं जहाँ कहीं भी बीच में आवश्यकता होगी वहाँ पे भी मैं अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करूँगी ताकि आपको जल्दी समझ में आए। अभी विरोधाभास, विपरीत यानी कि क्या, तो अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से पूरे भिन्न। इसी प्रकार लोनपोगार और उनका बेटा दोनों भी एक दूसरे से पूरी तरह से भिन्न थे। यानी जितने लोनपोगार होशियार, चालाक, हाजिर जवाबी थे, उतने ही उनके बेटे पूरे एकदम सीधे सादे, एकदम शांत वृत्ति के थे। उनमें यदि कोई उनसे कुछ पूछता
तो भी वह उसका जवाब देना तो दूर की बात, वह अपना मुंह खोल के उन्हें बात भी नहीं करते थे। तो और यदि कोई उन्हें एक थप्पड़ मारे तो वह दूसरा गाल आगे करते थे। इस प्रकार का भोलापन उनमें था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, देखो कि होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, यानी कि होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, यानी कि उसमें समझ नाम की चीज़ ही नहीं थी। होशियारी जिसे बोला जाता है, यानी होशियार होना, अभी हम हमारे कक्षा में ही देखेंगे। हमारे कक्षा में जितने छात्र होते हैं, कुछ छात्र बहुत होशियार होते हैं, कुछ छात्र थोड़े से कम होशियार होते हैं, और कुछ छात्र जो होते हैं वो और भी थोड़े से कम होशियार होते हैं। यानी कि जिस प्रकार हमारे हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार हर बच्चा, यानी कि हर छात्र, हर व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए हम किसी की बराबरी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर छात्र में विभिन्न गुण होते हैं। सभी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें समानता नहीं होती है। हाँ, तो उसी प्रकार कुछ छात्र बहुत होशियार होते हैं जिन्हें तुरंत समझ में आ जाती है चीज़। जो छात्र थोड़े कम समझदार होते हैं उन्हें दोबारा दोहराना पड़ता है, और जो दूसरे छात्र होते जो थोड़े से और कम समझदार होते हैं, वह उन्हें पास बुला के दोबारा जब तक उन्हें समझ में नहीं आता तब तक उन्हें समझाना पड़ता है। यह छात्रों की विभिन्नता है। यहाँ पे मैं किसी की तुलना किसी से नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे ये बता रही हूँ। तो देखिए छात्रों, तो उसी प्रकार ये जो लोनपोगार का बेटा था ना, वो बहुत ही सीधा सादा, एकदम शांत प्रवृत्ति का, और जिसमें होशियारी तो थी ही नहीं, तो चालाकी तो होना दूर की बात है। तो इस प्रकार का ये लड़का था। इसीलिए लोनपोगार दिन रात चिंतित थे कि मैं हूँ तब तक ठीक है, मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। तो इसलिए लोनपोगार इसी चिंता में डूबे हुए थे, और वह अपने बेटे से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और कुछ योजनाएं बनाते हैं। तो देखिए छात्रों, हमारे माता पिता की बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती हैं हमें लेकर, कि हम किस प्रकार उनका नाम रोशन करेंगे, या फिर किस प्रकार से हम बड़े होकर उनका नाम कमाएंगे। यह हर माता पिता की इच्छा होती है। इसी इच्छा के प्रति वह हमारे लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। वह हमें हर उचित बात सिखाते हैं, हर उचित तरह का शिक्षण देते हैं, या हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वह पूरी तरह से देते हैं। तो इसी प्रकार जिस तरह हमारे माता पिता की इच्छा होती है कि हम कुछ महत्वाकांक्षी काम करें या बड़े होकर खुद के पैरों पर खड़े हो जाए, जिसकी वजह से हमारे माता पिता के बाद भी हमें इस जीवन में जीना आ सके, हम किसी भी चीज़ के लिए माता पिता के ऊपर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बने। तो उसी प्रकार से लोनपोगार की भी यही इच्छा थी, या फिर उनकी यह महत्वाकांक्षा थी कि उनका बेटा जो है वो उनकी तरह बने। उनकी तरह यानी कि लोनपोगार कैसे थे, यहाँ पे हमने देखा है, देखो, बराबर चालाक और हाजिर जवाब थे। तो उन्हें यह लगता था कि उनका बेटा भी आगे चलकर उनकी गद्दी चलाए, यानी कि उन्हीं की तरह बने, उनका नाम रोशन करे। तो इसके लिए वह क्या करते हैं ये हमें आगे देखना है। तो वो अपने बेटे से थोड़ी सी बातचीत करते हैं और कुछ योजनाएं बनाते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत उन्होंने यह सोचा था कि वह अपने बेटे को होशियार किस प्रकार बना पाएंगे, या
किस प्रकार उसे जो ज्ञान उन्हें देना है वह दे पाएंगे। तो चलिए आगे का पाठ्यांश हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि लोनपोगार ने क्या योजना बनाई थी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना जौ के 100 बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो चलिए इस पाठ्यांश का स्पष्टीकरण हम देखते हैं। तो देखिए, लोनपोगार ने जो योजना बनाई थी, हालांकि वह स्पष्ट यहाँ पे स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उस योजना के अंतर्गत, यानी जो युक्ति उन्होंने की थी उसके अंतर्गत उन्होंने अपने बेटे को होशियार बनाने के लिए उसे शहर भेजने का सोचा, क्योंकि गांव से ज़्यादा शहर में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, व्यापार ज़्यादा होता है, लोग होशियार होते हैं। तो उन्हें यह आशा थी कि यदि वह अपने बेटे को शहर भेजेंगे तो उसमें थोड़ा बदलाव आ सकेगा, या वह अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना सीख लेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वो अकेला होगा और जो दिक्कतें आएंगी उसका सामना उसे अकेले ही करना होगा। यहाँ पे गांव में कैसा था, उसे एक भरोसा था या फिर उसे एक दिलासा था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ है, जिसकी वजह से उसे उसके साथ कुछ नहीं हो, बुरा नहीं हो सकता, या उसे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए उसने कभी भी नया कुछ सीखना या अपना दिमाग चलाने की कोशिश नहीं की थी। तो यहाँ पे उसे होशियार बनाने के लिए उसके पिता ने उसे गांव भेजा। और उसे गांव क्यों भेजा, तो उन्होंने उसे 100 भेड़ें देते हुए कहा कि वो गांव जाएगा इन 100 भेड़ों के साथ, लेकिन वापस आते समय उसे इन 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे भी लेते आने हैं। भेड़े यानी के शिप। मैंने पहले बोला था, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको अंग्रेज़ी शब्द से उस शब्द का अर्थ समझाऊंगी। और जौ यानी कि एक प्रकार का धान्य। तो इस प्रकार लोनपोगार का बेटा जो है उसे लोनपोगार ने शहर की तरफ रवाना कर दिया और उसे शर्त भी बताई कि उसे वापस लौटते समय 100 जौ के बोरे 100 भेड़े एक साथ लाने हैं। उसे भेड़ों को मारना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, लेकिन पैसे कमा के 100 जौ के बोरे लेके आने हैं। यह बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन लोनपोगार को देखना था कि वह इस समस्या का हल किस प्रकार निकालता है। तो बच्चों, यहाँ तक का पाठ मैंने आपको समझाया है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक के पाठ में आपको क्या दिक्कत है वह आपके नोटबुक में लिख के रखना है। जो कठिन शब्द है या फिर जो शब्द आपको समझ में नहीं आए हैं वह लिख के रखना है। मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप मैंने जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं, या फिर जब मैं आपको गूगल मीट करके आपसे बात करूँगी तब आपको मुझे आपकी जो समस्याएं हैं या जो शंकाएं हैं या इसमें से आपको जो भाग नहीं समझ रहा है वह पूछिए। मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगी, आपको वह चीज़ फिर से समझाऊँगी। तो ध्यान देने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे अभी मैं रुकती हूँ, आगे का पाठ मैं आगे की तासिका में सिखाऊंगी। तो धन्यवाद। और घर पे फिर से एक बार यह पाठ ध्यान से पढ़िए, दोहराइए, समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।